ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स स्टार्ट करते हैं। और ये बेसिकली एक सिस्टम प्रॉपर्टी है टाइम इनवेरिएंस। और इसका बैकग्राउंड क्या है? इट इज़ समटाइम्स डिज़ायरेबल टू हैव अ सिस्टम हुज प्रॉपर्टीज डज नॉट वेरी इन टाइम। कुछ एप्लीकेशंस में, कुछ सिचुएशंस में ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज ना हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, क्योंकि टाइम चेंज होने से सिस्टम प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं। सच अ सिस्टम इज रेफर्ड टू बी टाइम इनवेरिएंट। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहेंगे। और बेसिकली इसका एनालिसिस किस तरह होगा कि discrete time system is time invariant if and only if for any input sequence x of n and integer n naught, अगर इनपुट x of n है और आउटपुट y of n प्रोड्यूस हो रही है, अगर आपने इनपुट को डिले कर दिया और आपने इनपुट को जो डिले दिया है वो n नॉट है, तो जब इनपुट को आपने x ऑफ n माइनस एन नॉट बना दिया और आउटपुट भी डिले हो गया और आउटपुट आ गया y ऑफ n माइनस एन नॉट, तो ऐसे सिस्टम को टाइम इनवेरिएंट कहते हैं। क्या आप देखें कि टाइम जो है बेसिकली इनपुट जो है उसको डिले करने से आउटपुट की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जस्ट आउटपुट भी डिले होकर आ गई है, तो ऐसे सिस्टम को हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहेंगे। और कुछ बुक्स में टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को शिफ्ट इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कहा जाता है। सिंस अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम और अ डिस्क्रीट सिस्टम कैन पोजेस सैम्पल्स ऑफ अ फंक्शन नॉट नेसेसरीली इन टाइम, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम जो है वो तो ऐसे सिस्टम का प्रोसेस करता है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम होता है, लेकिन सारे डिस्क्रीट सिस्टम जो हैं वो सिर्फ ऐसे सिग्नल्स को प्रोसेस नहीं कर रहे होते जो फंक्शन ऑफ टाइम हो, जैसा कि इमेजेस के केस में होता है। इमेजेस में इमेज भी एक सिग्नल है और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि स्पेशल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रही होती है। इसलिए कुछ बुक्स में टाइम इनवेरिएंस को शिफ्ट इनवेरिएंस भी कहा जाता है। एक सिस्टम कंसिडर करते हैं एज एग्जांपल, एक्यूमुलेटर सिस्टम है। इसको हमने देखना है कि ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है या नहीं। सपोज करें कि एक्यूमुलेटर सिस्टम या समर जो हमने पहले एग्जांपल में देखा था, उसके लिए हम एक्स वन ऑफ एन एक इनपुट डिफाइन करते हैं और ये है एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट। तो टाइम इनवेरिएंस शो करने के लिए हम सॉल्व करेंगे इस सिस्टम को और हम ये कहेंगे कि वाई वन ऑफ एन एक आउटपुट है जो कि वाई ऑफ एन माइनस एन नॉट के इक्वल है, और इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि क्या ये इक्वल है। वाई ऑफ एन माइनस एन नॉट ये क्या बनेगा? के वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एन माइनस एन नॉट एक्स ऑफ के। एक्स ऑफ के ऊपर हम सम अप्लाई कर रहे हैं और के की वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी से एन माइनस एन नॉट तक होंगी। नेक्स्ट हम वाई वन ऑफ एन फाइंड करते हैं। वाई वन ऑफ एन क्या चीज़ है? जब इनपुट एक्स वन ऑफ के है तो आउटपुट वाई वन ऑफ एन है, और एक्स वन ऑफ के, एक्स वन की वैल्यू पुट करें, एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट था तो यहाँ पर एक्स वन ऑफ के है तो वो एक्स ऑफ के माइनस एन नॉट हो जाएगा। और वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, के वन सपोज करेंगे वेरिएबल जो कि के माइनस एन नॉट है, एक्स ऑफ के वन क्या बन जाएगा? वाई वन ऑफ एन, और ये आगे इक्वल होगा वाई ऑफ एन माइनस एन नॉट के। यानी कि इनपुट को डिले करने से हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वाई वाई ऑफ एन माइनस एन नॉट वो भी डिलेड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो सिस्टम है एक्यूमुलेटर सिस्टम, ये टाइम इनवेरिएंट है। अगर हम इनपुट को डिले करते हैं तो आउटपुट भी डिले हो जाती है। यानी कि इनपुट को अगर टुवर्ड्स राइट हम एक शिफ्ट देते हैं तो आउटपुट भी टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगी बाय इक्वल अमाउंट। इनपुट का शिफ्ट एन नॉट सैम्पल्स के इक्वल है तो आउटपुट भी एन नॉट सैम्पल्स के इक्वल टुवर्ड्स राइट जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो अच्छा, तो इसका फिर कंक्लूजन ये निकलेगा कि एक्यूमुलेटर सिस्टम जो है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम समझा जाएगा। ये एग्जांपल क्लियर है आपको शाह? यस सर, बिल्कुल सही है सर। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसे हम कंप्रेसर सिस्टम कह रहे हैं। और वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एम इंटू एन। एम एक पॉजिटिव इंटीजर है और इस सिस्टम को हम कंप्रेसर सिस्टम कहते हैं।
और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कुछ सिग्नल्स हैं और एक सिग्नल है आपके पास, उसके कुछ सैम्पल्स हैं, तो ये उसमें से m-1 सैम्पल्स को डिस्कार्ड कर देता है, रिमूव कर देता है, और एक ऐसी आउटपुट क्रिएट करता है जिसमें आपके पास mth सैंपल जो है उसको रिटेन किया जाएगा, उसको रखा जाएगा, बाकी जो इंटरमीडिएट सैंपल्स हैं उसको डिलीट कर देंगे। अब ये सिस्टम जो है वो टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा। इसको हम किस तरह शो करेंगे? तो हम ये शो करेंगे कि लेट हम एक आउटपुट डिफाइन करते हैं y1 ऑफ n, जो कि उस वक्त प्रोड्यूस हुआ जब इनपुट x1 ऑफ n थी, और x1 ऑफ n की आगे क्या डेफिनेशन है, x ऑफ n माइनस एन नॉट, यानी कि x ऑफ n का एक डिलेड वर्जन है, टाइम शिफ्टेड वर्जन है। और अगर सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है तो आउटपुट जो है x1 ऑफ n के लिए वो आनी चाहिए y ऑफ n माइनस एन नॉट। y1 ऑफ n रिजल्ट है जब इनपुट x1 ऑफ n हो, और इसको आप जब कैलकुलेट करते हैं तो y1 ऑफ n क्या आ जाता है, x1 ऑफ m इंटू एन, और ये इक्वल है x ऑफ m n माइनस एन नॉट के। और आउटपुट को जब हमने डिले किया है बाय एन नॉट सैम्पल्स, तो हमारे पास y ऑफ n माइनस एन नॉट क्या बनता है, x ऑफ m इंटू एन माइनस एन नॉट। अब ये दोनों रिजल्ट्स सेम नहीं आ रहे। एक रिजल्ट क्या आ रहा है, अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देखा है, x ऑफ एम एन माइनस एन नॉट, और दूसरा रिजल्ट आ रहा है x ऑफ m इंटू एन माइनस एन नॉट। तो ये दोनों रिजल्ट्स क्योंकि इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है। और इसी तरह से एक और अप्रोच बताई जा रही है कि अगर आपने प्रूव करना हो कि एक सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, तो आपने जस्ट एक ऐसी एग्जांपल फाइंड आउट करनी है जो कि टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है, तो ये शो कर रही है कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है। अगर आप एक भी ऐसी एग्जांपल ढूंढ लेते हैं तो वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि आपका सिस्टम जो है वो टाइम इनवेरिएंट नहीं है। अच्छा, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कॉजेलिटी। अच्छा, एक सेकंड के लिए यहाँ पे रुकते हैं। टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी और उसकी एग्जांपल्स में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें। हेलो शाह खालिद सर। जी। यस सर, जी, ये एक्यूमुलेटर सर किधर सर यूज होता है? एसी को डीसी कन्वर्ट करने के लिए जो यूज नहीं नहीं, होता है ये उसको समर है, एक्यूमुलेटर। समर है, जस्ट ऐड करने के लिए, डिफरेंट सिग्नल्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, एडर है ये बेसिकली। एक्यूमुलेटर एडर है सर। हाँ जी, एक्यूमुलेटर जो है वो एडर का ही दूसरा नाम है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉजेलिटी। और कॉजेलिटी को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम समझते हैं इस बात को कि कोई भी चाहे सिस्टम है, उसका जो फ्यूचर में जो रिस्पॉन्स होगा, जो फ्यूचर में जो उसकी आउटपुट होगी, वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और रियल टाइम सिस्टम्स में हमें जो आउटपुट मिल रही होती है सिस्टम से, वो जस्ट उसकी प्रेजेंट इनपुट पे और पास इनपुट पे डिपेंड कर रही होती है। तो ऐसा सिस्टम जिसकी आउटपुट सिर्फ पास इनपुट्स पे और प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड कर रही हो, उस सिस्टम को कॉजल सिस्टम कहते हैं। और मज़ीद इसको मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना चाहें, a discrete time system is causal if and only if when x1 of n is equal to x2 of n for n less than n naught। यानी कि जो इनपुट्स हैं वो सिर्फ ऐसी हैं कि प्रेजेंट इनपुट सिस्टम को जा रही है और पास इनपुट्स की वजह से जो उसका रिस्पॉन्स बन रहा है वो हमें मिल रहा है। और causality means that the output of a system at instant n does not depend on any input occurring after n, यानी कि फ्यूचर इनपुट पे सिस्टम की आउटपुट डिपेंड नहीं कर रही, तो ऐसे सिस्टम को हम कॉजल सिस्टम कहेंगे। इसकी एग्जांपल लेते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस। ये दो ऑपरेशंस हैं डीएसपी में, इनको चेक करेंगे कि ये कॉजल हैं या नहीं। फॉरवर्ड डिफरेंस सिस्टम को हम किस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं, डिफरेंस इक्वेशन से। और ये डिफरेंस इक्वेशन है y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स ऑफ n प्लस वन माइनस एक्स ऑफ n। और ये बात याद रखिए कि कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम जो होते हैं, वहाँ पे जो इक्वेशन होती है जो इनपुट और आउटपुट को रिलेट करती है, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल, सॉरी क्या बोलते थे जी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा ही है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे उसको। और डीएसपी में या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में जब आप इनपुट को और आउटपुट को रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, उसको डिफरेंस इक्वेशन कहा जाता है। तो ये डिफरेंस इक्वेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस सिस्टम की। और इस सिस्टम को हम चेक करेंगे
कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस सिस्टम जो है वो कॉजल है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने एक इनपुट इसको दे दी एक्स वन ऑफ एन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एन माइनस वन, और दूसरी इनपुट दे दी एक्स टू ऑफ एन जो कि ज़ीरो है, तो आउटपुट्स क्या प्रोड्यूस होंगी? डेल्टा ऑफ एन माइनस वन पे आउटपुट प्रोड्यूस होगी वाई वन ऑफ एन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एन माइनस डेल्टा ऑफ एन माइनस वन, और वाई टू ऑफ एन पे जीरो आउटपुट प्रोड्यूस होगी। अब एक्स वन ऑफ एन एक्स टू ऑफ एन के इक्वल है फॉर एन लेस देन ज़ीरो, और जो कॉजलिटी की डेफिनेशन है उसके मुताबिक वाई वन ऑफ एन और वाई टू ऑफ एन को आपस में इक्वल आना चाहिए था, लेकिन जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा। एन इक्वल टू ज़ीरो पे वाई वन ऑफ एन और वाई टू ऑफ एन जो है वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये हमारी काउंटर एग्जांपल है, वो एग्जांपल है जो ये प्रूव कर रही है कि ये सिस्टम कॉजल नहीं है। तो ये प्रूव हो गया कि हमारा सिस्टम जो है वो एंटी कॉजल है या नॉन कॉजल है। इस तरह से बैकवर्ड डिफरेंस सिस्टम है, उसको चेक करेंगे तो इसकी जो आउटपुट है वो उसकी प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रही है, और देयर इज़ नो वे फॉर द आउटपुट एट अ स्पेसिफिक टाइम वाई ऑफ एन नॉट to incorporate the values of input for n greater than n naught, the system is causal। इस सिस्टम में ऐसा है कि जो बेसिकली फ्यूचर इनपुट्स हैं उन पे आपकी आउटपुट डिपेंड नहीं करेगी। देखें आप एक्स ऑफ एन है एक तो प्रेजेंट इनपुट, और एक्स ऑफ एन माइनस वन पास्ट इनपुट। तो प्रेजेंट और पास्ट इनपुट्स पे ये सिस्टम डिपेंड कर रहा है, इसकी आउटपुट डिपेंड ये कर है। रही है, इसलिए ये कॉजल सिस्टम होगा। यहाँ से आप जज कर सकते हैं ना कि यहाँ पर एक्स ऑफ एन प्लस वन था, यानी कि एक फ्यूचर इनपुट पूरी रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर जस्ट प्रेजेंट और पास्ट इनपुट्स हैं, तो ये सिस्टम जो है वो कॉजल होगा। अच्छा जी, इन द केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अ नॉन कॉजल सिस्टम इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल इन रियल टाइम। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए ऐसा सिस्टम जो कि नॉन कॉजल है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्यूचर इनपुट आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे पहले से। और वी वुड नीड इनपुट सैम्पल्स एट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम ग्रेटर देन एन इन ऑर्डर टू कंप्यूट द आउटपुट एट टाइम एन। नहीं, किसी भी स्पेसिफिक टाइम एन पे आपको फ्यूचर जो सैंपल्स हैं, इनपुट के जो फ्यूचर वैल्यूज़ हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, और सारी बात है कि रियल टाइम में वो अवेलेबल नहीं होंगी, तो आप रियल टाइम में कभी भी नॉन कॉजल सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और दिस वुड बी अलाउड ओनली इफ द टाइम सैंपल्स वर प्री स्टोर्ड एज एन ऑफलाइन और बैच इम्प्लीमेंटेशंस। कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम जो है या जिसको एंटी कॉजल कहते हैं, वो सिस्टम सिर्फ उस सूरत में इम्प्लीमेंट हो सकता है जब आपके पास इनपुट के सैंपल्स पहले से मेमोरी में स्टोर हुए हों। ओके, if the signals to be processed do not consist of time samples required in real time, then there might be nothing equivalent to the concept of past or future samples। अगर आपके पास कोई सिग्नल जिसको आपने प्रोसेस करना है उसमें टाइम डिपेंडेंट सैंपल्स अगर नहीं हैं, तो फिर पास्ट या फ्यूचर सैंपल्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं आएगा, तो वहाँ पर कॉजलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो फिर अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डिस्क्रीट सिग्नल है जिसमें टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू, टेम्परेचर सेंसर से जो टेम्परेचर की रीडिंग्स आ रही हैं वो वैल्यूज़ हैं, और आपने एक ग्रुप ऑफ एरेज यूज़ किया है, ग्रुप ऑफ सेंसर यूज़ किया है, और वो एक सेंसर जो है ना वो एक मेटालिक रॉड का टेम्परेचर मेजर कर रहा है डिफरेंट पोजीशंस पे। डिफरेंट सेंसर्स हैं और डिफरेंट पोजीशंस पे टेम्परेचर मेजर करेंगे। अब वो प्रोसेसर जो कि इन टेम्परेचर वैल्यूज़ को प्रोसेस करेगा उसको सारे टेम्परेचर वैल्यूज़ एक साथ मिल जाएंगी। तो इस सूरत में नॉन कॉजल सिस्टम को आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको सारा डाटा पैरेलल में मिल रहा है और टाइम डिपेंडेंट नहीं है इनपुट सिग्नल। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था, इसको हमने मुकम्मल किया है, और अब हम आज वाले लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। अभी इस लेक्चर को जहाँ जिसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें। नहीं है सर। ओके, इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट जो लेक्चर है आज वाला उसको देखते हैं। ठीक है जी। ठीक है अच्छा, आज का जो लेक्चर है सर, ये जो खत्म हुआ इसको सर लेक्चर 3 लिख दिया और हाँ जी, पार्ट 3 में सर इसके ये जो खत्म हुआ ना, ये लेक्चर 3 लिख दिया, पार्ट 3 लिख दिया, क्या लिख दें? पार्ट 3 सर उसमें सर ऐड कर दे जो कल रह गया था। अच्छा अच्छा, ये मैं चेक कर लूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कर दूँगा इंशाल्लाह। या पार्ट 4 लिख दे, बस ये पार्ट 4 लिख दे। अच्छा चलिए देखते हैं। तो बेसिकली अब ये है कि ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी ना, तो स्लाइड्स के हिसाब से आप लेक्चर का हिसाब रख लेना। वीडियो को फिर मैं किस तरह ब्रेक करूँगा। ठीक है सर। ठीक है।
अच्छा, आज का जो ठीक है। लेक्चर है हमारा, उसमें जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करने हैं उसमें स्टेबिलिटी है, और उसके बाद सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। उसके बाद इम्पल्स रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट है, और सिग्नल डिकम्पोजिशन इनटू इम्पल्सिस। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कोई भी जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो इम्पल्सिस के सर सम की फॉर्म में हम उसको शो कर सकते हैं। और नेक्स्ट, एलटीआई सिस्टम्स एंड कन्वोल्यूशन सम। एलटीआई सिस्टम्स को डिफाइन करेंगे, और कन्वोल्यूशन सम क्या चीज़ होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में, वो देखेंगे। शाह, आपको स्लाइड्स नज़र आ ठीक रही है। हैं? नो सर, नहीं ना सर, विजिबल नहीं है ना। अच्छा अच्छा, अभी नज़र आ रही हैं? हेलो। हाँ, अभी आ रही है सर। ओके ओके, मैं बस शेयर करना भूल सर गया आ था। रही है। सर आ रही है, स्टेबिलिटी, हाँ जी, इम्पल्स ठीक है, रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बेसिकली एक सिस्टम प्रॉपर्टी है, और इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि हम एक सिस्टम को स्टेबल सिस्टम कहेंगे अगर हम उसको एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं एक्स ऑफ एन, जो कि बाउंडेड है, यानी कि जो लेस देन इन्फिनिटी है, समेबल है, और उस बाउंडेड इनपुट पे सिस्टम जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो भी बाउंडेड है। अगर वो आउटपुट भी बाउंडेड है तो हम कहेंगे कि ये बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम है, और इस प्रॉपर्टी को बीबो स्टेबिलिटी यानी कि बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी कहा जाता है। और इनपुट अगर बाउंडेड है तो एक्स ऑफ एन की मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन सम कांस्टेंट वैल्यू बी एक्स होगी, और ये बी एक्स लेस देन इन्फिनिटी होगा। और स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी ये डिमांड करती है कि फॉर एवरी बाउंडेड इनपुट जो आपके पास आउटपुट है वो भी बाउंडेड हो, यानी कि आउटपुट जो है वाई ऑफ एन, उसकी मैग्नीट्यूड लेस और इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर बी वाई होनी चाहिए, और बी वाई लेस देन इन्फिनिटी हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। तो ये तो स्टेबिलिटी की डेफिनेशन होगी। उसके बाद एक और मैथमेटिकल कंडीशन है जिसके ज़रिए से हम वीवो स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, और उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ एन या एच ऑफ के, वो एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। आप देखें कि जो इक्वेशन आपको गिवन है स्लाइड पे, एच ऑफ के सर थोड़ा मैग्नीट्यूड। जूम कर दे। सर जूम कर दे। ओके, ठीक हो गया जी शाह? अभी सही है सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ठीक है अच्छा, सर। इक्वेशन देखें कि समेशन ओवर एच ऑफ के, एच ऑफ के क्या चीज़ है? इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अगर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स उसके ऊपर आप सम अप्लाई करते हैं और उसके सारे सैम्पल्स को ऐड अप कर लेते हैं, तो वो सम जो है अगर लेस देन इन्फिनिटी है तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन है सिस्टम के स्टेबल होने के हवाले से। और इस कंडीशन को वैलिड प्रूव करने के लिए सपोज कि हम कहते हैं कि जब आपके पास इनपुट क्या है एक्स ऑफ एन नॉट माइनस के, ये इनपुट प्लस वन है जब एच ऑफ के जो है वो पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन जीरो के लिए, और ये इनपुट माइनस वन होगी जब एच ऑफ के नेगेटिव है लेस देन जीरो है। वाई ऑफ एन नॉट, इसकी मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर सम अप्लाई करते हैं सम ओवर एच ऑफ के, तो जो आउटपुट होगी वाई ऑफ एन वो अनबाउंडेड आएगी इस केस में। इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो है एच ऑफ के लेस देन इन्फिनिटी सम ओवर एच ऑफ के लेस देन इन्फिनिटी, ये नेसेसरी कंडीशन है वीवो स्टेबिलिटी के लिए। अगर एक सिस्टम के अंदर ये प्रॉपर्टी है तो फिर हम उसको वीवो स्टेबल सिस्टम कहेंगे, अदरवाइज उसको वीवो स्टेबल नहीं कह सकते। ओके। उसके बाद एक प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी चेक करने के हवाले से। दोबारा हम एक्यूमुलेटर सिस्टम ले रहे हैं जो कि हमने पहले एग्जांपल में भी देखा है, और सपोज करें कि इसके लिए इनपुट है एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन, यूनिट स्टेप सीक्वेंस। और अब आप इस केस में देखें कि जो वी ऑफ एक्स है, यानी कि जितनी भी सिग्नल सैंपल वैल्यूज़ होंगी वो सब वन होंगी, और जब आप कॉन्टीन्यूसली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ऐड अप करेंगे वंस को, तो बेसिकली जो बी ऑफ आई है यानी कि आउटपुट की जो मैग्नीट्यूड है वो फाइनाइट नहीं रहेगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो वाई ऑफ एन जो है जिसमें कि आप सम अप्लाई करेंगे यू ऑफ के ऊपर, उसमें आउटपुट जो है वो ज़ीरो रहेगी जब एन लेस देन ज़ीरो होगा, और आउटपुट जो है वो एन प्लस वन आ जाएगी जब एन ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि जब टाइम पॉजिटिव है। तो बी वाई जो है वो फाइनाइट नहीं होगा, और इसलिए हम कहते हैं कि ये सिस्टम अनस्टेबल है। बाउंडेड इनपुट देते हैं इसको जब, तो ये अनबाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अच्छा शागिल, आपको स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। सर ये मैंने पढ़ा सर, इनपुट
इनपुट और आउटपुट सर जो होता है ना, जी जी। ये जो रियल नंबर होता है और इनफिनिटी से जो कम होता है इसका सम, उसको हाँ जी। जी उस जी बिल्कुल। स्टेबिलिटी के। बाउंडेड इनपुट के लिए अगर सिस्टम बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करे तो उसको वीबो स्टेबल सिस्टम कहा जाता है। ठीक हो गया जी। ठीक है सर। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्पल्स रिस्पॉन्स। देखें, इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स सीक्वेंस हमने स्टडी किया ना स्टार्ट वाले लेक्चर्स में, यस सर। उसका कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में भी? यस सर। जीरो और जितनी भी है ना, 1 2 3, इस पर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो इन्फिनिटी तक। अच्छा, बेसिकली इम्पल्स जो है ना वो सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस था कि उसकी मैग्नीट्यूड एन इक्वल टू जीरो पे वन होती है। ठीक है, जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो सिग्नल की मैग्नीट्यूड वन होगी और बाकी तमाम टाइम वैल्यूज़ पे उसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी। ये बना हुआ भी है स्लाइड पे, आप देखें गौर से, लेफ्ट साइड पे यूनिट यस सर, इम्पल्स। ये ये इस टाइप का यस सर। सीक्वेंस यस होता है, जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो सिग्नल की वैल्यू वन है और टाइम की बाकी तमाम वैल्यूज़ पे सिग्नल की वैल्यू जीरो है। ठीक यस सर, सही है। ठीक है सर। है, तो हम इसको एक इनपुट के तौर पे एलटीआई सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। एलटीआई का मतलब क्या है? लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा सिस्टम है जो कि लीनियर है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और टाइम इनवेरिएंट भी है। यानी कि इसको अगर शिफ्टेड इनपुट देते हैं, डिलेड इनपुट देते हैं तो ये डिलेड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ऐसे एक सिस्टम को हमने डेल्टा ऑफ एन यानी यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस प्रोवाइड किया। ये सिस्टम जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इस गिवन इनपुट के लिए, तो उस आउटपुट को इम्पल्स रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डीएसपी में, और क्योंकि इसका बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, अभी हम एक एक करके उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन मैटलैब में इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट होता है किसी भी सिस्टम का? लेट हमारे पास एक सिस्टम है जिसके न्यूमरेटर कोफिशिएंट्स हैं 1, 0.5, 0.2, 0.9 और डिनोमिनेटर में वैल्यूज थी 0.2, 0.5, 0.7, 0.9 एंड 1। इनको मैंने इस तरह से वेक्टर्स में डाल दिया मैटलैब में, नम वेक्टर बनाया और डी नम वेक्टर बना लिया। ये बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन जो होता है ना उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो मैटलैब की जो कमांड है जो कि इम्पल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करती है वो उसका ये कीवर्ड है IMPZ। ठीक है, IMPZ। तो इसको आप ये सिस्टम का जो न्यूमरेटर कोफिशिएंट्स हैं और डिनोमिनेटर कोफिशिएंट्स के जो वेक्टर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको कैलकुलेट करके दे देती है कमांड एच जो है। और बेसिकली इसको बाद में आप स्टेम करेंगे ताकि इसका ग्राफ जनरेट हो। एक्स लेवल एक्स एक्सिस पे आप लिखेंगे कि टाइम को शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड है सिग्नल की, और टाइटल ये है कि हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स को प्लॉट किया है। तो आप देखेंगे इस टाइप का ना एक इम्पल्स रिस्पॉन्स प्लॉट होकर आ जाएगा सिस्टम का। ठीक है जी, मैटलैब में ये काम इस तरह से होता है। ठीक है। ठीक अच्छा, है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ये जब तक आपको समझ में ना आ जाए ना तब तक आपने बताना है, क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इसके बेस पे आगे हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे ना वो बड़े आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। ठीक है, ठीक है सर। ओके। सिग्नल डिकम्पोजिशन इनटू इम्पल्सेस। सपोज कि हम एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं एक्स के ऑफ एन, और ये एक्स के ऑफ एन सीक्वेंस जो है एक्स ऑफ के इक्वल है जब एन के इक्वल होगा, और सिग्नल की वैल्यू जीरो होगी जब एन नॉट इक्वल टू के है। तो इस सिग्नल में बेसिकली डिफरेंट सैम्पल्स होंगे एन इक्वल टू के पे, और बाकी तमाम वैल्यूज़ पे ये ज़ीरो होगा। तो जो सीक्वेंस है एक्स के ऑफ एन, ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सीक्वेंस एक्स ऑफ एन को इस सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा ऑफ एन माइनस के से। और डेल्टा ऑफ एन माइनस के क्या सीक्वेंस है, इसकी वैल्यू वन है जब एन के इक्वल है और इसकी वैल्यू जीरो है जब एन नॉट इक्वल टू के है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ओवर एक्स ऑफ के इंटू डेल्टा ऑफ एन माइनस के, और एन की वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होंगी। अब ये इक्वेशन तो हमने देख लिया लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। देखें, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई भी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, कोई भी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, तो हम उसको शिफ्टेड इम्पल्सिस के सम की फॉर्म में, शिफ्टेड एंड स्केल इम्पल्सिस उनके सम की फॉर्म में शो कर सकते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं जो है ना इस तरह करता हूँ कि एक फाइल ओपन करता हूँ पेंट की। ठीक है, वहाँ पर आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ठीक है सर। हेलो शाह खालिद। ठीक है सर। ठीक है। ओके ओके, ये फाइल ओपन हो जाए।
अब आप ज़रा नोट करें मेरे दोस्त के सर जी इससे जो बनता है ये तो मेरा स्टेप बनता है, स्टेप रिस्पॉन्स बनता है इन दोनों से जो होता है ना ये इन देखो। दोनों से नहीं, मैं एक और बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो कह रहा हूँ, फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है सर। अब आप ओके, सपोज करें कि ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं रही यहाँ पे, और अच्छा स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रा कर लेते हैं जी, ये एक स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट ड्रा कर लिया हमने, ठीक है। ये नेट के एक्स एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मुझे इस पर ना एक सिग्नल प्लॉट करना है, और ये सिग्नल है जी जनाब अली, इसकी वैल्यू है 1, ठीक है। एक और सिग्नल मैंने प्लॉट किया, उसकी वैल्यू है 2, ठीक है। और एक और सिग्नल प्लॉट करते हैं, उसकी वैल्यू भी लेट के 1 है, ठीक है। अब होगा इस तरह से दोस्त के लेट के यहाँ पर टाइम की वैल्यू जो है ना, ये टाइम की एक्सिस है n, और यहाँ यस पर सर। n की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। ये सपोज करें कि ये कोई डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, ठीक है। और यस इसका सर। नाम है जनाब अली x ऑफ n, ठीक है ना। अब यस समझने की बात ये है कि आप नोट करें ज़रा, इस सिग्नल के कितने सैंपल्स हैं? 3, 3 सैंपल्स 0 हैं। 1 2। हाँ, टाइम की वैल्यू जब 0 है तो मैग्नीट्यूड क्या है? सिग्नल की मैग्नीट्यूड क्या 1 नज़र आ रही है? 1 नज़र आ रही है। ये इम्पल्स सीक्वेंस नहीं है? और करें ज़रा, बाकी इम्पल्स, सैंपल्स को इग्नोर कर इम्पल्स है दें, ना। तो ये इम्पल्स है ना, 0 पे 1। यस, यस सर। अच्छा, आगे चलें। टाइम की वैल्यू जब 1 है उस वक्त आउटपुट क्या है, सिग्नल की मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है मेरे, 1 है ना। नहीं नहीं, जब टाइम की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 2 है ना, सिग्नल की वैल्यू 2 है। सही है सर, ये भी सर ये बनता है 2 x माइनस n माइनस 1 है ना, ये भी इम्पल्स है। हाँ इम्पल्स है, लेकिन शिफ्टेड है 1 यूनिट ऑन द राइट साइड, और इसकी मैग्नीट्यूड यस को सर। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऐसा ही है ना। यस सर, 2 ओके बिल्कुल 2 सेकंड। ओके ओके, अभी वही बात है कि सेशन का टाइम जो है 30 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट सेशन जो है ना उसकी डिटेल मैंने आपको भेजी हुई है, फिर वो ज्वाइन करें। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। ओके। यस।